हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे इंजीनियरिंग में करियर की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमेशा से यंगस्टर को हमेशा से आकर्षित करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि इंजीनियरिंग का क्रेज कम हुआ है। आखिर क्यों कम हुआ, उन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों जरूरी है और क्यों इंजीनियरिंग सेक्टर को, राज्य को और देश को मजबूत करने की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गंगा जिले एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी निशांत त्रिपाठी। निशांत जी, सबसे पहले तो शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निशांत जी, जब हम इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं, चाहे उसकी कितनी भी ब्रांच की हम बात करते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर पर जब हम फोकस करते हैं तो चूंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं तो ये जिम्मेदारी हो जाती है आपसे मेरा ये पूछना कि आपका अपना टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से जुड़ा ये जो सफर था वो कैसा था और आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, शुरुआत में जब हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में आए तो वो शुरुआत का समय तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कहना चाहिए पॉकेट मनी से सैलरी पे आए, तो शुरुआत के 4 महीने 5 महीने तो बड़े ही मस्ती के रहे और उत्साहवर्धक रहे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो चुनौतियों से भरा हुआ पूरा समय रहा। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए नए कॉलेजेस आ रहे थे, तो पूरा समय चुनौती से भरा रहा और भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से आज सब कुछ अच्छी जगह पे सब हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही सुखद रहा और बहुत ही आशा के अनुरूप रहा। खुद स्टूडेंट होना और उसके बाद उसी फील्ड को आगे बढ़ाना, उनकी तमाम कमियों को दूर करना, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा क्योंकि आप खुद उस फील्ड से हैं। सवाल ये उठता है कि साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, क्यों जरूरी है किसी भी राज्य के स्टूडेंट को उसको पढ़ना, किसी भी देश के लिए उस सेक्टर को मजबूत करना? देखिए, जहाँ तक मैं आपको स्टेम की बात बताऊँ, इंजीनियरिंग और साइंस इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सीधी से पार्ट बात है कि जो भी आज की डेट में टॉप 10 नेशंस हैं वो टॉप इसलिए हैं कि उनकी रिसर्च स्ट्रांग है, उनके इनोवेशंस स्ट्रांग है, वो प्रोडक्ट बनाते हैं और जो गरीब कंट्री हैं वो सिर्फ उपभोक्ता के हिसाब से रह जाते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। आज एलेक्सा जैसी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, वो आज देखिए आप कितना फेमस हो गया है, लेकिन ये इसका निजात अमेरिका में हुआ है। तो ऐसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च, चाहे मेडिकल हो, इक्विपमेंट्स हो, चाहे आज आप अपने आसपास देखिए कोई भी चीज़ हो, जिसे चाहे वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे टीवी, चाहे स्पोर्ट्स, हर जगह टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए कि उसके बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में जितना अच्छा करेंगे वही डिसाइड करेगी उस देश की क्या उन्नति और किस दिशा में वो देश जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसको किसी भी राज्य में स्थापित किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तमाम वो पैरामीटर्स रखे जाते हैं जिससे पढ़ के जब निकलता है स्टूडेंट तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन सके, अपने राज्य के लिए, अपने देश के विकास के लिए वो काम कर सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखिए तो इंजीनियरिंग के प्रति जो रुझान है स्टूडेंट्स का वो कम हो रहा है। क्या ऐसा कारण रहा, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला? 2006 के आसपास इंडिया ने बहुत अच्छी क्रांति करी और तब उस समय इंजीनियरिंग के जितने भी सर्विस इंडस्ट्री थे कंप्यूटर रिलेटेड, वो पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए कि इंडियंस ने बहुत अच्छा उस समय काम कर रहे थे और इसीलिए उस समय इंजीनियरिंग का रुझान बहुत ज़्यादा था। मतलब जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी डाउन हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय बहुत ज़्यादा था
और अब ये हो गया है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे जिस काम को करते थे उन सब के लिए अलग अलग डिविजन्स आ गए हैं। अब सर्विस इंडस्ट्री में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है एक आदमी को इंजीनियरिंग करना, एक 2 साल का 3 साल का कोर्स करके भी वो लोग अब उस मकाम को हासिल कर ले रहे हैं। तो यही एक कारण है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कम हुआ है, मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ, जो स्वर्णिम युग था उससे अब थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज जरूर हो गया है। लेकिन निशान जी, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो रही थी, पूरी की पूरी बैच निकल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाहर से आने वाले छात्र तो थे, अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अब वो यहाँ की जगह बाहर पढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है इसके पीछे कोई कारण है? 4-5 कारण तो मुझे बड़ा ही स्पष्ट है इसमें। एक तो बाहर जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लोगों की एक मानसिकता बन गई है कह सकता हूँ कि सारी कंपनीज बाहर हैं, सारे बच्चे को बाहर ही नौकरी करनी है, तो क्यों ना पढ़ाई के लिए भी बाहर भेजा जाए। अब ये मानसिकता बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, नंबर 1। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न बाहर भेजने का ये भी है कि जब एडवर्टाइजमेंट की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर ले रही है और एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो रहा है हर जगह, और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब एक्साइट हो रहे हैं कि हम दिल्ली में पढ़ेंगे, हम बेंगलोर में पढ़ेंगे, और वो उसके सोशियो इकोनॉमिक रीज़न को नहीं जान रहे हैं, और एक वर्ग सिर्फ शान के लिए बाहर पढ़ना चाहता है कि हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है या मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूं। बल्कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो बच्चे आज हमारे यहाँ के बच्चे जो जिस कंपनी में आज की डेट में अपना वर्तमान में काम कर रहे हैं, भारत के कोई भी कॉलेजेस हों, वो कुल मिला के वहीं उसी जगह उसी पैकेज पे काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एडमिशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान या फिर उसका सिलेक्शन के दौरान उसकी चॉइस के अनुसार वो माहौल नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, और इस वजह से भी वो हो सकता है कि वो पलायन कर रहे हैं कि वहाँ आसानी से उनको एडमिशन मिल जाएगा? आपको लगता है कि ऐसी स्थितियाँ हैं? बिल्कुल ऐसी स्थिति है। देखिए, बाहर जगह क्या हो रहा है कि सब जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोइंग हो गई है। तो अब ये है कि जो एक रिटर्न एग्ज़ाम देना, एक पीटी देना, या फिर एक पैमाने में उतर के वहाँ पे अप्लाई करना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब डायरेक्ट जाओ एडमिशन पाओ वाला हिसाब हो गया है। तो ये एक मेजर रीज़न मुझे दिखता है जो आपका ये समस्या का रीज़न है। क्या इस माध्यम से छत्तीसगढ़ से हो रहे पलायन को हम रोक सकते हैं स्टूडेंट्स के? बिल्कुल रोक सकते हैं हम। छत्तीसगढ़ के पलायन को तो बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। बस ज़रूरत है कि एक ट्रायंगल में तीनों आ जाएं, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट। अगर हम लोग की अच्छी काउंसलिंग हुई, अच्छे से अगर हम लोग अपने आप को बता पाए, तो ये पलायन क्या, ये तो हम उनके सोशियो इकोनॉमिक को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, या ये कहिए वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल और कॉलेज में ऐसा कैरियर काउंसलिंग, इंटरेक्शन सेशन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए। निशान जी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, बिल्डिंग, फैसिलिटीज, रूम्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करती है, स्टेटस सिंबल भी रहता है। लेकिन शंकरा के साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि शंकरा अपने आप में ब्रांड है और शंकरा आज भी अपनी एक अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है। तो क्या कुछ खासियत है जो आज भी आप अपने आप को यहाँ तक पाते हैं? यहाँ तक पाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो अदा करता है टीचर्स का, जो प्रोफेसर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, और कितना हम इंडस्ट्री के आसपास उनको पढ़ा के ले जा रहे हैं, ये सबसे प्रथम होता है। ये बात सही आपने कही कि आजकल जो बच्चे हैं वो शोबिज़ और बड़े कॉलेजेस में जाना इसलिए पसंद करते हैं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी एक पहली प्राथमिकता हो गई है। बट एक डिसेंट और एक बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग जितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपव्यय ना करते हुए जितनी डिसेंट बच्चों को ज़रूरत है उतनी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मैडम टीचर्स का है, जिसके कारण आज हम जो भी हैं उन्हीं की मेहनत और उनके। इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए ये जो प्रैक्टिकल, ये जो लैब हुआ करते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं कि वो अपने बच्चों को कितना थ्योरी से हटाकर प्रैक्टिकल पे डाल रहे हैं। उसके लिए भी आप लोगों की अपनी अचीवमेंट है, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर आप बताएं। 5 साल पहले की बात है, जो प्लेसमेंट्स हो रहे थे उसकी रफ्तार कहीं ना कहीं कम हुई थी। तभी हम लोग को ये समझ में आ गया था और हम लोगों ने पाठशाला से प्रयोगशाला की तरफ आगे बढ़े, और हम लोगों ने एक मुहिम चलाया जिसका नाम ही यही रखा कि पाठशाला से प्रयोगशाला।
इसके तहत हम लोगों ने ये किया कि अलग अलग जो हमारे पुराने लैब्स थे वो बियॉन्ड द कैरिकुलम हम लोगों ने उसको एस्टैब्लिश किए। जो इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें बन रही थी उसकी लैब्स को हम लोग ने स्थापित किया। एरियल रोबोटिक्स बहुत अपना पैर पसार रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे 5 साल पहले खबरों में आना चालू हो गया था। तो उस समय हम लोगों ने जो टाई अप्स किए बाहर की कंपनियों से, जैसे कि हम लोगों ने एनवीडिया से टाई अप किया, टेसॉल सेमीकंडक्टर से टाई अप किया, जेंसार से टाई अप किया, सारे कंपनियों से हम लोगों ने एमओयू किए। उनके सिलेबस को हम लोगों ने समझा, उसको अपने इलेक्टिव में अंदर लिया और जो नॉर्मल एक थ्योरी सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट थे उनको हटा के इलेक्टिव में इन सारे जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड सिलेबस हैं उनको लाया और बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब ये प्रयोगशाला की तरफ आगे बढ़ाए। और मैं आपको बता के बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ इस वक्त कि जब इस चीज को बढ़ावे के लिए पूरे भारत में AICTE न्यू दिल्ली और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। आप ध्यान दे रहे होंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत बात चल रही है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आइडिया लैब की स्थापना हुई गई देश में। आइडिया लैब की स्थापना के लिए पूरे भारत से 50 कॉलेजेस लोग का चयन किया गया। सबसे मंगवाया गया कि आपने क्या किया है आज तक, आपके क्या क्या समान लैब्स हैं आपके पास, आपके टीचर्स कितने वेल इक्विप्ड हैं। ऐसे करते हुए पूरे भारत से एक एप्लीकेशंस मंगाए गए और उसमें मैं आपको बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं बताते समय कि उन 50 में हम थे और हमको आइडिया लैब के लिए गवर्नमेंट से 50 लाख रुपए मिले। उसमें बाकी 50 कॉलेज को भी लगाना है, तो कुल मिला के वो 1 करोड़ की लैब बनी। और वो लैब ऐसी बनी कि मतलब बच्चा कुछ भी अपना सोचे, उसका नाम ही रखा गया आइडिया लैब। यानी कि बच्चे की एक छोटी समस्याएं जो वो अपने घर में देखता है, अपने आसपास देखता है, अपने परिवार के बीच में देखता है, उसको वो कॉलेज में आके उसके लिए वो क्या बना सकता है और कैसे उस परेशानी को दूर कर सकता है या क्या सुविधाएं दे सकता है। क्योंकि इंजीनियरिंग का देखिए डेफिनेशन यही है कि हम समाज के किसी भी काम को आसान कैसे बना सकते हैं, उसी को इंजीनियरिंग कहते हैं। आज पिछले 2 महीनों से आइडिया लैब में काम चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। कल दिल्ली में Hyundai कंपनी का नाम आप सुनते होंगे सब लोग। अब Hyundai कंपनी ने ये एक शो ऑर्गेनाइज किया पूरे भारत में, जिसमें से उन्होंने ये किया कि आप अपनी नई गाड़ी में क्या क्या चाहते हैं और चाहने के अलावा सिर्फ आइडिया देना नहीं था, आपको उसका प्रोटोटाइप भी बना के लाना था। और ऐसे में पूरे देश में टोटल मिला के 150 से 200 लोगों ने, कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। सेमीफाइनल में टोटल 12 टीमें पहुंची हैं और उसमें से एक टीम SSIPMTA है। तो मैं आपको बता दूं, अगर भगवान ने चाहा और अगर ये सेलेक्ट हो गया, उनका जीत गए वो, तो आने वाले समय में जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि हॉर्न उसका एक ही वॉल्यूम पे रहता है। अगर गाड़ी तेज चल रही है तो भी वॉल्यूम तेज रहता है और अगर भीड़ भाड़ एरिया में है तो भी तेज रहता है। तो हमारे बच्चों ने इसी आइडिया लैब की मदद से एक प्रोटोटाइप छोटी सी कार में ये डाला कि जब भीड़ रहेगी, जब ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो हॉर्न की वॉइस कम रहेगी, जब दूर रहेगी तो हॉर्न की वॉइस ज़्यादा रहेगी। ये एक छोटी सी आइडिया है, ये किसी भी बच्चे को आ सकती थी, पर आज देखिए Hyundai में उसको ले लिया है। और अगर ये जीत जाते हैं, टॉप 5 में भी रहते हैं, तो 15 लाख रुपए इनको न केवल इनाम मिलेंगे, जबकि हमेशा Hyundai का ये फीचर उनके नाम निशांत जी, और यही जो इनोवेशन है वो इंजीनियरिंग के माध्यम से आता है और जो कॉलेज इसको फुलफिल करते हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी जगह हमेशा बना के रखते हैं। कुछ और भी पहलू हैं इससे जुड़े हुए, मैं चर्चा करूंगी आपसे। अपने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट अपने कॉलेज के बताए, और यही वो खूबियां होती हैं जहां पर छात्र पढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। जब इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ाई की जाती है निशांत जी, तो ये उम्मीद की जाती है कि जितनी भी ब्रांचेस हैं उस ब्रांच से जुड़े हुआ कैंपस आए, बड़ी कंपनियां आए, बड़े सेक्टर्स आए, जहां पर उनको एक अच्छे पैकेज में उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। इसमें आप कहां पाते हैं, क्योंकि NIT जैसे बड़े सेक्टर्स हमारे पास में है, ऐसे में शंकराचार्य की क्या अचीवमेंट रही अब तक? देखिए, शंकराचार्य रायपुर की मैं अचीवमेंट की बात बताऊं तो आज हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी प्लेसमेंट के लिए आती है, एडोबो जैसी कंपनी भी प्लेसमेंट के लिए आती है। ये 25 लाख, 18 लाख, 20 लाख के पैकेजेस देती हैं। SAP जैसी कंपनी आती हैं, 4 बच्चे SAP में, इंटेल में, माइक्रोसॉफ्ट में। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है आज की डेट में। मतलब आज मैं बताऊं तो जो बहुत बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अगर 1 बच्चे 2 बच्चे भी अगर ऐसी कंपनी में आ जाते हैं तो मैं देखता हूं टीवी में दिन भर चलता रहता है उनका ऐड। लेकिन ये तो अपने छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। और आज की डेट में जहां तक मैं प्लेसमेंट की बात बता दूं तो पूरे कॉलेज में
अगर हम ईटी, आईटी, सीएस, सर्किट ब्रांचेस को सबको जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 5-6, बहुत ज़्यादा 10 बच्चे ऐसे होंगे जो आज की डेट में प्लेस नहीं हैं। बाकी सभी 300 बच्चे प्लेस्ड हैं। और आपको बताऊं, जो मिनिमम कंपनी है जिसमें वो मिनिमम पैकेज है वो इन्फोसिस का पैकेज है। बाकी सभी बच्चे इससे हाई पैकेज पे इस साल प्लेस हुए हैं, इस साल और विगत पिछले 3 सालों से। तो प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बस ये है कि बच्चे को उसके लायक तैयार होना पड़ेगा। एक चीज इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में निशान जी मैं आपसे और पूछना चाहूँ। एक समय ये था कि जो सिविल इंजीनियर होते थे उनकी बड़ी डिमांड होती थी। सिविल गया, उसके बाद में मैकेनिकल है, ये बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। और उसके बाद अब स्थिति ऐसी है कि जिसको भी पढ़ना है तो वो कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहता है। तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी कि क्यों कोई सेक्टर इतना तेजी से बढ़ता है और फिर इंजीनियरिंग की जॉब की भी कमी होने लगती है? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये सब डिमांड और सप्लाई को लेके लिंक है ही, कि जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा आती है तो लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन आदमी अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान नहीं देता है और भेड़ चाल की एक स्थिति निर्मित हो जाती है। जैसे मैं आज आप मैकेनिकल की बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल में आज एडमिशन कम है, पर मैं यही आज के 5 साल पहले बता दूं तो हम लोग के पास 150 सीटें होती थी मैकेनिकल की जो भर जाती थी। लेकिन होता क्या था, तब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को छोड़ के सबको मैकेनिकल लेना है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं और उतने प्लेस नहीं हो पाते, तो उसका वेव्स नीचे आ जाते हैं। दूसरा, मैकेनिकल के थोड़ा बहुत गिरने का कारण ये भी था कि चाइना इंडस्ट्री बहुत अंदर आ चुकी थी। कोलगेट के कारण ऑलमोस्ट स्टील इंडस्ट्री बैठी हुई थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आज की डेट में मैकेनिकल के बच्चे रोबोटिक्स और जितने आपने देखा होगा कि डीआरडीओ हो चाहे टाटा हो, सारी कंपनी, अशोक लेलैंड हो, ये सारी कंपनी डिफेंस में आ रही हैं। और डिफेंस में आने से ड्रोन आप देख रहे होंगे एक एरिया है, तो ड्रोन की एक एरिया हो, डिफेंस की एरिया हो, जो मतलब जो मैकेनिकल की मैन्युफैक्चरिंग ये सब थी वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं। इनकी जगह जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वो बहुत अच्छा मैकेनिकल में कर रही हैं। मतलब डिज़ाइनर्स आज की डेट में, 5 साल पहले मैकेनिकल में डिज़ाइनर्स नहीं होते थे, जबकि आज की डेट में हम लोग ने उस समय 60 बच्चों से डिज़ाइनर का बैच चालू किया और आज की डेट में कोई भी चीज़ देखिए हमारे बच्चे डिज़ाइन कर लेते हैं। और यही काम आता है टाटा में जब वो प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जब वो डिफेंस के लिए काम करते हैं, या अभी ड्रोन कंपटीशन में ऑल इंडिया टॉप 10 में हमारे 3 बच्चे हैं जो एविएशन मिनिस्ट्री ने ड्रोन कंपटीशन कराया। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक भेड़ चाल की स्थिति निर्मित होती है। लोग बाग अपनी पर्सनैलिटी और उसको देख के अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर एक ले रहा है तो सब के सब उसी दिशा में भागते हैं, उसको मैं बड़ा ही क्रिटिसाइज करता हूँ। अच्छा, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है तो कई बार ये भी होता है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, उनके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, पीटी में भी बहुत अच्छा रैंक वो करते हैं। तो क्या ऐसे बड़े कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि इंग्लिश मीडियम है, तो क्या वहाँ पर आपने देखा कि पढ़ाई को लेकर, इंग्लिश को लेकर कोई समस्या आती है? आपका अपना अनुभव शंकराचार्य को लेकर? बहुत समस्या आती है, थोड़ी बहुत नहीं। मैं आपको बताऊं, जो गांव के स्कूल्स आते हैं उनको फर्स्ट ईयर में तो बच्चे बहुत ही डिप्रेस भी रहते हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो अचानक से चेंज होती है। लेकिन इसका भी समाधान गवर्नमेंट ने कर दिया है। गवर्नमेंट इन द सेंस AICT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कर दिया है। वो अब कह रहे हैं कि आप अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये हो रहा है कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़िए, आप अपने लोकल लैंग्वेज में एग्जाम दीजिए। और सारी बुक्स आ चुकी हैं लोकल लैंग्वेज में। SSIPMT ने ही कम से कम 7 बुक्स बनाई हैं जो हिंदी की हैं, जो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ तक जैसा आपने कहा कि वो बच्चे बहुत अच्छा होते हैं पढ़ने में, तो मैं आपसे सच बताऊं तो उनकी लगन भी बहुत तेज होती है। और जब 6 महीने की पढ़ाई आप देखेंगे कि जब वो साथ में इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूलों से आए बच्चों के साथ करते हैं तो आगे चल के यही टॉप करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो जितनी तकलीफें अगर ऐसे बच्चों को आती भी हैं तो मैं आपको बता दूं शुरू का 6 महीना और 1 साल में आती हैं, फिर वो बहुत अच्छा कोप अप कर लेते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और अब तो किताबें भी सब हिंदी में आ रही हैं, आंसर्स भी वो चाहेगा बच्चा तो हिंदी में लिख के दे सकता है। ये भी सुविधाएं पूरी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू कर दी। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने दी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो स्कॉलरशिप होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फीस होती है, तो छत्तीसगढ़ में जो छात्रों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, शासन की जो नीति है उसके बारे में आपका क्या विचार है? कितनी फुलफिल वो कर पाती है पढ़ाई को? आज की डेट में मैं आपको बता दूं तो पूरे भारत में SC ST बच्चों को यहाँ पे 22,000 और 20,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाता है। जबकि आपको मालूम होगा बिहार, झारखंड जैसे भी स्टेट में
एक बच्चे को, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, उसको 1 लाख रुपए पढ़ने के लिए मिलते हैं हर साल। अगर आप 1 लाख नहीं भी कर सकते तो कम से कम जितनी फीस होती है इंस्टीट्यूट की उतने को तो स्कॉलरशिप कर लें। आज छत्तीसगढ़ में औसतन इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो फीस 70,000 के आसपास है पर ईयर, और पर सेमेस्टर 35,000 रुपए है। अब इतना भी गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप नहीं कर पाएगी, जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है जो पिछली सरकार थी, तो कम से कम हम लोग प्राइवेट कॉलेज वाले 1 नहीं 2 नहीं 4 बार उनसे जाके ये रिक्वेस्ट किए कि कहीं ना कहीं सर ये स्कॉलरशिप की स्कीम को देखो, पर इसके प्रति कभी गवर्नमेंट का मुझे इंटरेस्ट दिखा ही नहीं। नई गवर्नमेंट आई है, मुझे उनसे बहुत बहुत आशाएं हैं कि वो इस दिशा में काम करेंगी कि स्कॉलरशिप 20,000 रुपए क्या होता है। आज हम अपने आप से प्रूफ कर दे रहे हैं कि हम भारत में सबसे पिछड़े स्टेट हैं और सबसे गरीब स्टेट हैं, जो हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे मेरा कोई लाभार्थ है, मेरा जितना सीट भरना है वो वैसे भी भरता है, वो स्कॉलरशिप के मत्थे नहीं चलती। एक शिक्षाविद होने के नाते निशान से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग शिक्षा में आपको लगता है कि किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? कोई सुझाव है जो इस वक्त आप हमें देना चाहें? देखिए, इस समय सबसे बड़ा सुझाव तो यही है कि इंजीनियरिंग में जितना हम इंडस्ट्री को पास लेके चलें, और मैं इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने दरवाजे खोलें। कई बार ये होता है कि जब बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, अरे हमको तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप की, हमको देखिए आप फ्री इंटर्नशिप दीजिए, आप मत दीजिए पैसा उनको, लेकिन अपने दरवाजे खोल के रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये चाहूँगा कि इंडस्ट्री और एकेडमिया बहुत करीब से पास में आए। हाँ। और जितने भी ये सिलेबस बेस्ड कोर्सेज हैं, इनकी जगह प्रैक्टिकल बेसिस कोर्सेज को यूनिवर्सिटी छूट दे और लोग मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को पसंद करके अपना कैरियर बना सके। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने इस सेक्टर के बारे में दी। मुझे लगता है इससे बहुत सारे जो छात्र हैं और उनके जो पालक हैं वो लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशान जी। थैंक यू मैम। तो आज हमने चर्चा की कि इंजीनियरिंग सेक्टर में किस तरीके की व्यवस्था है, उसमें क्या कुछ सुधार की जरूरत है, और अगर हमें इन सेक्टर को बूम करना है तो हमें किन पहलुओं को और ज्यादा मजबूत करना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।